हेलो दोस्तों, मैं फिर आपके साथ आ गया हूँ। एक बार फिर एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके, जिसका नाम है 7 क्यूसी हथियार। क्यूसी का 7 हथियार। वो 7 हथियार क्या है वो आप समझ सकते हैं। क्यूसी 7 टूल्स। अबाउट क्यूसी 7 टूल्स। तो क्यूसी 7 टूल्स क्या है उसके बारे में टोटल जानकारी आज मैं देने वाला हूँ। उसके साथ साथ मैं आज हर टॉपिक 7 होते हैं ना, क्यूसी 7 टूल्स जो होते हैं उसमें हर पे ग्राफ होता है। उस सातों के ग्राफ को मैं हिंदी में बहुत ही अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ, इसीलिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। समझने के लिए इस वीडियो के लास्ट तक आपको रहना पड़ेगा। अगर एक भी पॉइंट मिस किए तो आप क्यूसी कभी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हर क्यूसी के एग्ज़ाम में, इंटरव्यू में यही 7 पॉइंट्स पूछे जाते हैं। अगर इस 7 पॉइंट्स में आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप क्यूसी बनने लायक नहीं है। एक्चुअली क्यूसी के लिए ये सब ज़रूरत है। और 7 पॉइंट बताने के लिए कोई भी 7 पॉइंट बता सकता है, लेकिन 7 पॉइंट को एक्सप्लेन सब कोई नहीं कर पाते, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। आजकल इतना कंपटीशन है, उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। इसलिए फॉर एक्स्ट्रा आपको एक्स्ट्रा के लिए कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए। और एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, जो कि आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, अगर आप टाइम देते हैं तो आप एक्स्ट्रा नॉलेज लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेरा है चेक शीट बोलते हैं फर्स्ट वन को। मैं अभी सातों को जल्दी जल्दी बताता हूँ, फिर उसके बारे में जब डिस्क्राइब करूँगा तो मैं बहुत अच्छे से करूँगा। सेकेंड है कॉज एंड इफेक्ट, सेकेंड डायग्राम जिसको बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। थर्ड इफेक्ट बोलते हैं कंट्रोल डायग्राम, जिसको मैं लास्ट में, सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा। उसके पहले हिस्टोग्राम को मैं आपको समझा देता हूँ। उसके बाद हिस्टोग्राम आ गया। नाउ द पेरेटो चार्ट्स, इसके बारे में भी बहुत अच्छे। पेरेटो चार्ट में बहुत बच्चे फंसते हैं कि आखिर पेरेटो चार्ट है क्या, तो इसके बारे में भी बताऊंगा। स्कैटर डायग्राम क्या होता है उसके बारे में भी। और लास्ट स्ट्रेटिफिकेशंस क्या है, क्यों स्ट्रेटिफिकेशन से क्या करते हैं, कैसा डायग्राम होता है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, जो कि बहुत ही आसान है। लास्ट वन इज कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट का क्या यूज है, उससे क्या होता है, क्या उसकी इफिशियंसी है, इस सब के बारे में मैं अभी आपको बहुत अच्छे तरह से बताऊंगा। तो बिना देरी किए मैं चलता हूँ चेकशीट के पास। चेकशीट के एक और इम्पोर्टेंट बात बताओ, चेकशीट को कभी कभी हम लोग बोलते हैं फ्लो चार्ट भी। क्या बोलते हैं? फ्लो चार्ट्स। इसको 2 नाम से बोलते हैं, चेकशीट, एक फ्लो चार्ट। तो इसको हमेशा 2 नाम से ही जाना जाता है। फ्लो चार्ट भी आप चेकशीट को ही बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ तो चेकशीट हो गया। चेकशीट के लिए मैं आपको अभी डायग्राम दे रहा हूँ। ये आप जो डायग्राम देख रहे हैं ये चेकशीट का डायग्राम। चेकशीट का मेन काम होता है कि हम कौन सा काम किए हैं, कौन सा काम कौन से स्कूल पे हुआ है या नहीं हुआ। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। एक स्कूल्स को ज्वाइंट करने के लिए, पेंट करने के लिए बहुत सारा प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस होता है उसको स्कूल्स को उसके प्लेस पे रखना, कौन से एरिया में है। सीडब्ल्यूडी एरिया में है, एफसीसीयू एरिया, दिस इज द एरिया ऑफ द इंडस्ट्री। कोई भी आप उसका एरिया का नाम दे सकते हो, इस एरिया में है, उस एरिया में, उस कोड से हम जानते हैं। तो इस एरिया में पहला चेकशीट में कि सीडब्ल्यूडी में ये सब स्कूल्स है। उसके बाद उसको वेल्डिंग करना है। वेल्डिंग के लिए फर्स्ट हमको उसको फिटअप करना होगा, उसके बाद उस पर टैग मारना होगा। तो फर्स्ट काम है फिटअप, उसके बाद टैग के बाद हाँ, फिटअप में भी बहुत सारा ध्यान देने वाला पॉइंट्स है। ये सब अगर आप वेल्डिंग में जाते हो तो आपको पता चलेगा, इस लाइन में आते हो एनडीटी में तो आपको बहुत सारा बात पता चलेगा। फिटिंग में इसमें कितना डिस्टेंस होना चाहिए दोनों पॉइंट के, वेल्डिंग करने से पहले दोनों पॉइंट के बीच में कितना, दोनों पाइप्स के बीच में कितना हमको डिस्टेंस देना है। कभी कभी 2.5 mm भी देते हैं, 3 mm भी देते हैं। ठीक है, 3.25 भी देना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर 2 mm से लेकर 3.25 तक हम लोग डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। उसके बाद हम लोग उसका वेल्डिंग करते हैं। लेकिन वेल्डिंग से पहले भी एक प्रोसेस है। जब हम टैग कर देते हैं तो हमको प्री हीटिंग करना पड़ता है। प्री हीटिंग का मतलब ही होता है वेल्डिंग करने से पहले। तो प्री हीटिंग करना होता है,
तो प्री हीटिंग हुआ कि नहीं, उस चीज को चेक सेट पे साइन करते हैं, तब उसका वेल्डिंग करने के लिए भेजते हैं। ये सब होता है चेक शीट का काम। उस पर चेक, कोई काम एक दिन में पूरा काम नहीं होता है। तो पहला दिन मान लिए 2 दिन लगा प्री हीटिंग में, प्री हीटिंग टिक लग गया 10 स्पोल्स को करने में, ओके इस 10 का प्री हीटिंग हो चुका है, इसको वेल्डिंग के लिए ट्रांसफर करें। तो इसलिए हम इसको रखते हैं वेल्डिंग करने के लिए। चेक शीट का यूज होता है। वेल्डिंग हो गया, उसके बाद फिटिंग, वेल्डिंग हो गया, उसके बाद पोस्ट हीटिंग। पोस्ट हीटिंग मतलब वेल्डिंग के बाद जो हीटिंग होता है उसको पोस्ट हीटिंग बोलते हैं। मैं ये थोड़ा थोड़ा चीज आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि आप जब जाओगे इंटरव्यू के लिए तो बोल सकते हो पोस्ट हीटिंग क्या है। पोस्ट हीटिंग मतलब वेल्डिंग के बाद वाला हीटिंग को बोलते हैं पोस्ट हीटिंग। जो भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स उसमें बच जाते हैं उसको हटाने के लिए, जो एयर से इधर उधर से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, आर्क वेल्डिंग से कोई भी वेल्डिंग से उसमें कुछ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऑफ द पेरेंट मेटल्स भी उसमें डिजोल्व हो जाते हैं, उसको निकालने के लिए उस जॉइंट से, वेल्डिंग पार्ट्स से, उसको मतलब पोस्ट हीटिंग करते हैं। ये पोस्ट हीटिंग का बहुत बड़ा प्रोसेस है, उसको भी मैं एक बार बताऊंगा आपको। अगर मैं अभी वो सब बताने बैठ जाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप बोर हो जाएंगे। लेकिन अभी सिर्फ हमको 7 टूल्स के बारे में समझाना है। तो ये काम हुआ है, चेक शीट लगा दिया, ओके प्री हीटिंग हो गया, प्री हीटिंग हो गया, उसके बाद वेल्डिंग हो गया, ओके पोस्ट हीटिंग भी हो गया। अब इसको ब्लास्टिंग में भेजना है, उसके बाद पेंटिंग में भेजना है, लाइक दैट। कौन कौन सा चीज हुआ, कौन कौन सा नहीं। चेक शीट का हमें फायदा क्या है? फायदा यही है कि मान लो कि मैं अभी कोई क्यूसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है एज ए क्यूसी, मैं चेक शीट बना के रखा हूँ। मेरे को अगर ऐसा हो कभी मेरे को राजस्थान जाना पड़े, गुजरात जाना पड़े, पुणे जाना पड़े, मुंबई जाना पड़े, तो मेरा ट्रांसफर हो जाए, तो अगर मैं चेक शीट में नहीं चेक किया रहेगा, टिक किया रहूँगा, तो प्रॉब्लम क्या आ जाएगा? अगला बंदा जो आएगा मेरे जगह पे, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, कौन सी स्कूल पे क्या काम है वो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि 1-2 स्कूल्स है नहीं। इसीलिए हम लोग को हमेशा चेक शीट मेंटेन करके रखना चाहिए, ऐसे आप पे बैड इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। अगर वो चेक शीट हम लोग कर लिए, पहला तो कर लिए चेक शीट का पूरा समझ गए कहानी। अब हम लोग आते हैं कंट्रोल चार्ट पे। चेक शीट कॉज एंड इफेक्ट, क्या क्या कॉज एंड इफेक्ट है। हमें लगता है कि आप ठीक से नहीं, छोटा स्क्रीन छोटा होने के कारण मैं अंदर का स्मॉल पार्ट नहीं आपको दिख रहा होगा, लेकिन ऊपर आपको 6 पॉइंट्स दिख रहे होंगे, जिसको बोलते हैं मेजर, मेथड, पीपुल्स, मशीन्स और मशीन्स, इन्वायरमेंट और मटेरियल्स। इसका क्या क्या यूज है मैं ये भी बताता हूँ। क्या, क्यों, कॉज मतलब कारण, इफेक्ट मतलब क्या उसके कारण इफेक्ट हुआ, प्रॉब्लम हुआ, क्या डिफेक्ट हुआ, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, उसको इफेक्ट बोलते हैं। और कॉज मतलब कारण और इफेक्ट। मशीन एक कारण है कॉज एंड इफेक्ट का। कैसे? आप पूछेंगे मशीन कैसे कारण? मशीन तो वर्क करता है, वो कैसे कारण हुआ? यस, आप सही बोल रहे हैं, मशीन तो काम करता है, लेकिन सबसे बड़ा मशीन काम कर रहा है लेकिन प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। इसीलिए मशीन को काम प्रॉपरली करना चाहिए। मशीन शुड बी वर्क प्रॉपरली। सो मशीन प्रॉपरली काम करे उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा? मशीन का कैलिब्रेशन करना पड़ता है। कैलिब्रेशन करते हैं तो हमको पता चलता है कि हाँ मशीन वर्क कर रहा है अच्छा से। कैलिब्रेशन मीन्स टाइम टू टाइम मशीन का चेकअप, मशीन को हर पार्ट को देखना पड़ता है, हाँ ये काम कर रहा है सही, ये काम नहीं कर रहा है, ये मशीन का कैलिब्रेशन को बोलते हैं। कोई सा मशीन 2 महीना में खराब हो जाता है, कोई 3 महीना। मान लिए कि टेस्टिंग मशीन है, हार्डनेस टेस्टिंग मशीन है, 2 महीना काम किया, उसके बाद उसका अगर कैलिब्रेशन नहीं किए तो प्रॉब्लम होता है। क्यूसी डिपार्टमेंट का काम है कि उस मशीन का आपको कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट रखना होगा, देखना होगा कि किधर है, क्या है, कहाँ तक है, फेल तो नहीं है कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट इस मशीन का। अगर फेल है तो उस कॉन्ट्रैक्टर, उस जो भी हो बंदा, उसको बोलो कि ये मशीन नहीं, रिजेक्टेड है, आप आगे जाके इसको ठीक करके लाओ या कैलिब्रेट करके लाओ, तभी मैं अलाउ करूंगा इस इंडस्ट्री में इसको काम करने के लिए। ये सब क्यूसी का काम है। और चलिए थोड़ा ही बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारा है, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा ही बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स है हमको एक्सप्लेन करना है। नाउ इन्वायरमेंट, हाउ इन्वायरमेंट कॉज, कैसे इन्वायरमेंट कैसे कारण है? इन्वायरमेंट कारण है कैसे
क्योंकि इन्वायरमेंट अगर हम कोई भी स्पूल्स को बाहर रख दे, स्पूल्स मतलब आप समझ रहे हैं, पाइप को मैं स्पूल्स बोल रहा हूँ, अभी इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में स्पूल बोला जाता है, उसको जॉब भी बोलेंगे हम लोग, इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि स्पूल मैं किसको बोल रहा हूँ। पाइप, बड़े बड़े पाइप्स को मैंने सेट के बाहर शिफ्ट अप करा दिया, उस समय मान ली प्री हीटिंग हो रहा हो, हीटिंग चल रहा हो इलेक्ट्रिसिटी से, रेन आने लगे तो प्रॉब्लम हो, रेन के कारण कोरोजन होता है, उसके कारण डिफेक्ट, बहुत सारा क्रैक्स आने का प्रॉब्लम हो जाता है। वेल्डिंग हो रहा है, उस समय बारिश हो जाए, वेल्ड पे बारिश का पानी पड़े, क्रैक होने का अंदर क्रैक भी हो सकता है। तो ये सब हुआ कॉज एंड इफेक्ट, इन्वायरमेंटल कॉज एंड इफेक्ट्स। अब मटेरियल्स में हो गया कि मटेरियल अच्छा यूज़ करना चाहिए। हम जहाँ से मटेरियल ले रहे हैं पूरा इंक्वायरी करके, एक एक छोटा छोटा पीस पे पूरा जो डेमो पीस होता है उसको अच्छे से इंक्वायरी करें, उस पर UT RT MPT देख के फिर उस मटेरियल को पास करें, फिर उस मटेरियल का पाइप हमारे पास आएगा। अगर उस मटेरियल में डिफेक्ट, एनी टाइप का कोरोजन, एनी स्लग, पोरोसिटी, छोटा छोटा चीज दिख रहा है, तो सब कुछ हम लोग लीव आउट करेंगे, उससे हम मटेरियल्स नहीं लेंगे। तो ये है मटेरियल्स का कॉज एंड डिफेक्ट, कारण और डिफेक्ट। हम हमारे पास मेथड है, मेथड हमको हमेशा राइट मेथड यूज करना चाहिए, जो जिसका मेथड है वही मेथड से हमें चलेंगे तो कोई भी जल्दी चांस नहीं हुआ कोई एक्सीडेंट का, ना कोई डिफेक्ट का, ना कोई प्रॉब्लम का चांस नहीं हुआ। जैसे हमारा मेथड होता है, पहले हमें करना चाहिए फिटअप करना है, उसके बाद टैग अप करना है, फिर वेल्डिंग करना है, फिर प्री हीटिंग करना है, फिर पोस्ट हीटिंग करना है, फिर वेल्डिंग करना है, लाइक दैट। इससे ये एक तरह का प्रोसीजर है। इसके बाद उससे पहले आप कर दो, मतलब पहले ही पेंट कर दिए, गलत है ना। फिर अगर वेल्डिंग करें तो उतना दूर बच जाएगा। तो एक प्रोसीजर के हिसाब से हमको चलना है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हमको एक एक स्टेप वाइज चलना है, हर बारी में कोई काम पहले आगे पीछे नहीं करना है, हमें पूरा प्रोसीजर याद रखना है। गुड टेक्नीशियन। अब आ गया पीपुल्स के बारे में, हमें पीपुल्स के लिए स्किल्ड पीपल यूज करना चाहिए। स्किल्ड मीन्स आप कह सकते हो कि थोड़ा जानकार मतलब नॉलेज हो, जिसको 2 साल 3 साल का नॉलेज हो, उससे पीपल को हायर करेंगे। वेल्डर है, फिटर है, तो उसका पहले हम लोग ले लेंगे, टेस्ट ले लेंगे 2-4 पीस देके कि तुम अच्छा वेल्डिंग कर रहे हो तो दिखाओ 2G 3G 4G पे, वो उस पर वेल्ड करके देखेगा। हम उसका एक्सरे करके और विजुअल टेस्टिंग के हिसाब से देख लेंगे कि हाँ इसका रन अच्छा है, इसका पेनिट्रेशन बढ़िया कर रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये अच्छा वेल्डर है, ठीक है। तो उसको हम हायर कर लेंगे। लेकिन कुछ वेल्डर को हमको उसके छोटे वेल्डर को एज ए टेक्नीशियन रखना चाहिए, हेल्पर रखना चाहिए, तो हम लोग उसको रखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो सीखेंगे तब तो आगे बढ़ेंगे। इसीलिए हमको किसी को भी हटाना नहीं है, उन लोग को रखना है। और तीसरा पॉइंट्स आ गया, ए पॉइंट्स कंप्लीट हो गया। तो कॉज एंड इफेक्ट आप समझ गए, ये 6 पॉइंट हम आपको बता दिए। और नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रू कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट देखिए, कंट्रोल चार्ट में 2 पॉइंट है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। आप देख सकते हैं इधर अपर लिमिट है, इधर लोअर लिमिट है। ये अपर लिमिट लोअर लिमिट के बीच में ही हमारा काम होना चाहिए। अगर ये ऊपर चला जा रहा है और काम ज़्यादा हो रहा है अगर एक मंथ में, तो वो भी गलत है। अगर काम कम हो रहा है वो भी गलत है। हमको इसी लिमिट में काम करना है। अगर काम बहुत नीचे चला गया, नहीं हो रहा है, मतलब जैसे अभी के टाइम में कोविड-19 में हमारा बहुत सारा काम नीचे चला गया, जो कि गुड फॉर का इंडस्ट्री नहीं है, अच्छा नहीं है इंडस्ट्री के लिए। इसलिए हमको ऐसा काम करना चाहिए कि मेंटेन में। आप बोलेंगे कि अरे काम अगर ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा क्वांटिटी हम लोग दे रहे हैं, तो काम अच्छा क्यों नहीं हो रहा है? अरे अच्छा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अगर ज़्यादा काम देगा, अगर 2 दिन का काम है, 10 दिन का काम है, तो 10 दिन में ही होगा। 10 दिन का काम आप 2 दिन में नहीं कर सकते हो। अगर कर रहे हो तो गलत कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप हाथ खींच रहे हो, कहीं ना कहीं चोरी कर रहे हो, कहीं ना कहीं डिफेक्ट क्रिएट कर रहे हो। तो 2 दिन हम लोग 10 दिन का टाइम 10 दिन में ही करें, कोई ज़रूरत नहीं जल्दी करने का। इसलिए ज़्यादा करने के चक्कर में गलत नहीं करें। हमेशा लोग ज़्यादा करने के चक्कर में गलत कर देता है। इसीलिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम लोग फिक्स किए हुए हैं, हमारी इंडस्ट्री फिक्स की हुई है, उसी रेंज में हमें करना है, ठीक है। उसको बोलते हैं कंट्रोल चार्ट। इस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, ना नीचे जाना चाहिए ज़्यादा, नहीं ऊपर, उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल चार्ट। और अगला है हमारे पास हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम सिंपली समझिए 2 पॉइंट होता है हिस्टोग्राम में। एक तो होता है टाइम ऑफ इंटरवल, उस टाइम ऑफ इंटरवल में कितना फ्रीक्वेंसी है हमारा, वो है। रेड वाला जो आप देख रहे हैं, रेड वाला जो सामने आपको दिख रहा है चार्ट पे, वो रेड चार्ट पे है,
वो हमारा फ्रीक्वेंसी है, और जो टाइम इंटरवल है 20 से 25, 20 to 25 ये मेरा टाइम इंटरवल है। दो भी मैट्रिक्स के टाइम इंटरवल के बीच में जो भी फ्रीक्वेंसी हो उसको फ्रीक्वेंसी है। इस टाइप के चार्ट को हिस्टोग्राम टाइप चार्ट बोलते हैं, उसमें कुछ भी हो सकता है। एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, मान लिए कि 20 से 25 के रेंज में 5 दिन है, तो 5 दिन में मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोडक्शन कितना है, 27 है। यही इसमें बस दिन पता चलता है कि मतलब प्रोडक्शन मेरा 27 हुआ है, लाइक दैट 27 स्पूल्स पे काम हुआ है। वैसे ही छोटा छोटा रेंज पे हम लोग देखते हैं, उससे हमको पता चलता है कि इस मंथ में, इस वीक में कितना वर्क हुआ है, क्या नहीं हुआ है। फ्रीक्वेंसी चार्ट आप जो हिस्टोग्राम चार्ट है बहुत चीज़ के लिए यूज होता है, मैन पावर के लिए भी यूज होगा, प्रोडक्शन क्वांटिटी के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है बहुत। इसको लेकिन हिस्टोग्राम चार्ट बोलते हैं, जिसमें दो चीज़ें रहती है, टाइम इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। और अब नाउ हमारे पास आता है, ये बहुत ही जल्दी सबको ये समझ में नहीं आया था, पेरेटो चार्ट। पेरेटो चार्ट हम आपको समझाते हैं। इसमें पेरेटो चार्ट में हमेशा याद रखिएगा 2 ग्राफ होता है, हमेशा दिमाग में रखिएगा। कभी भी कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज पेरेटो चार्ट। हमेशा क्वेश्चन आने जो क्यूसी इंटरव्यू में क्वेश्चन आते हैं पेरेटो चार्ट पे पूछेंगे कि पेरेटो चार्ट के बारे में कुछ बताओ, क्या होता है पेरेटो चार्ट। तो आप उधर जाके ऊपर देखने लगोगे क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, पेरेटो चार्ट में कुछ आया नहीं आया, बस इतना याद रखना है, बोल देना है कि 2 ग्राफ होता है उसमें। फर्स्ट बार ग्राफ, दूसरा होता है लाइन ग्राफ। सिंपल सी बात है। ये जो आपको रेक्टेंगल टाइप से दिख रहा है, ब्लू ग्रीन और इसके डार्क ब्लू रेड, जो डिसेंडिंग ऑर्डर नीचे जाते रह रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग बार ग्राफ। और ये जो लाइन टाइप का है ग्राफ, इसको बोलते हैं सिंपल लाइन ग्राफ। सिंपल चीज है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अब कॉज मेरा है 25 कॉज हुआ, प्रॉब्लम कारण मेरा 25 कारण सम दिखा है, उस समय मेरा प्रोडक्शन हुआ 31%। अगर उसके बाद मेरा 15 कारण हुआ, कॉज का कारण मेरा 15 हुआ, तो प्रोडक्शन 50%, मतलब कारण घटा। कॉज जैसे रेन, कोई भी मैन क्या प्रॉब्लम बताते, कॉज कौन कौन सा कॉज इफेक्ट है, मशीन का कॉज हो सकता है, पीपुल्स कॉज हो सकता है, इन्वायरमेंट कॉज हो सकता है, सेवरल्स कॉज में बताया। तो उसमें से मान लीजिए 15 कॉज आ गया इधर, तो मेरा 25 था तो प्रोडक्शन 31, 15 है तो 50। अब कॉज मेरा जैसे जैसे घट रहा है प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जैसे जैसे कॉज घट रहा है वैसे वैसे मेरा प्रोडक्शन बढ़ रहा है। देखिए आप धीरे धीरे जैसे जैसे कॉज घटते गया वैसे मेरा प्रोडक्शन बढ़ते गया। तो ये है पेरेटो चार्ट। पेरेटो चार्ट का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पेरेटो चार्ट में एक ग्राफ जो होता है हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए क्रम में जाते जाएगा, कोई भी एक पॉइंट्स वो घटते हुए। अगर यहाँ पे कॉज बढ़ रहा है तो क्या होगा, हमेशा कॉज एक एक, मान लीजिए स्टार्टिंग से कॉज थोड़ा मतलब पहले 2 कॉज था, 3 कॉज आया, 4 कॉज बढ़ेगा, तो जो मेरा लाइन ग्राफ है उसका ग्राफ उल्ट कर्व हो जाए, उल्टा कर्व मतलब उसका घटते हुए कर्व में, कोई भी एक ग्राफ उस दोनों में से घटते हुए कर्व में रहेगा कॉज पेरेटो चार्ट का। ओके, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, मैं फिर से आपको जरूर समझाने की कोशिश करूँगा। नाउ आइए हम स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है। ये होता है 3 डिफरेंट टाइप्स के सिंबल्स से हम लोग इस ग्राफ को यूज करते हैं, और उस सिंबल्स में हम ये सिंबल्स एक एक सोर्स का सिंबल्स एक एक के लिए यूज करते हैं। लाइक जैसे हम 3 कंपनी से कोई माल मंगा रहे हैं, 3 कंपनी से हम कोई पाइप्स मंगाए, कोई मटेरियल्स यूज करने के लिए मैं आयरन एलॉय मंगाए, और उस तीनों कंपनी का हम ग्राफ बनाएंगे कि किसमें कितना प्योरिटी है, किसमें कितना नहीं है। इस चीज से हमको पता कौन से चार्ट से पता चलेगा, स्ट्रेटिफिकेशन। ये हमारा स्ट्रेटेजी होता है कि सबसे ज्यादा गुड क्वालिटी कौन प्रोवाइड किया है हमको, किसमें ज्यादा से ज्यादा डिफेक्ट आया है, किसमें कम से कम का। इससे कारण से हम क्या बढ़ाते हैं, इफिशियंसी बढ़ा लेते हैं, अच्छा क्वालिटी हमारे पास आएगा। अगर हम ये सब चीज मेंटेन नहीं करेंगे तो हम तो माल खरीद रहे हैं जिससे मनुष्य, तो ये इससे हमारा प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी बहुत अच्छा बढ़ जाता है। इस चार्ट का बस यही काम है, समझ गए। और नेक्स्ट है
स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम सिंपल है। स्कैटर इसका नाम इसलिए पड़ा कि डॉट 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 करके ये चारों तरफ स्कैटर बना रहता है, इसलिए इसको स्कैटर चार्ट बोलते हैं। पहला बात, हमेशा ये भी 2 इंटरवल में दिखाया जाता है। जैसे मान लिए कि 80 स्पूल्स का वेट है 2 टन, 100 का स्पूल्स का वेट देखिए आप ऑटोमेटिक बढ़ गया, ऊपर वजन बढ़ते हैं, जितना स्पूल्स ज़्यादा होगा उसका वेट बढ़ते जाएगा। इधर देखिए आप, ज़्यादा स्पूल होता गया उसका वेट उसी टाइप से बढ़ते जाएगा, तो इसको स्कैटर्स बोलते हैं। इसको डॉट डॉट में हम सिर्फ डिनोट करते हैं। यही था आज का टॉपिक। आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ में आएगा, कुछ ना कुछ आज नॉलेज मिला होगा। इतना टाइम दिया आप हमको 10 मिनट, तो कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। सो हमको अपना प्यार देते रहिए, सपोर्ट देते रहिए। अगर आप अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा तो हम इसी तरह आपके लिए बहुत ईजी तरीका से समझाएंगे, और ये ऐसे ही इजी टॉपिक्स, हार्ड टॉपिक्स को इजी बना के जरूर आपको बताएंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ओके, सब्सक्राइब और शेयर, मैं 2 चीज़ बोलता हूँ, सब्सक्राइब और शेयर दबा कीजिए अपने दोस्तों में, फैमिली, फ्रेंड्स, एनीवन को जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और शेयर तो करना ही मत भूलिएगा। टेक एंड डी2 गुरु, आप टेक एंड डी2 गुरु पे जाइए, उस पर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यही था आज का।